बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़रात। एक नया हफ़्ता है, नए हफ़्ते में नए एपिसोड के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। और इस हफ़्ते में जो सीरियस डेवलपमेंट्स हुई हैं, प्लस जो हालात हैं, प्लस ज़रात से रिलेटेड, तिजारत से रिलेटेड, माशरत से रिलेटेड, मईशत से रिलेटेड, और इसके साथ साथ मुल्क और इंटरनेशनल हालात में क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। शुरू करते हैं जी प्रोग्राम को। प्रोग्राम में आज मैंने बात ज़्यादा करनी है हमारी इकोनॉमिक जो हिटमैन हमारे यहाँ पाए जाते हैं, उनकी जो उन्होंने जो इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, पिछले 75 साल से एक तमाशा लगा हुआ है। तो आज हमारी बात जो होगी वो ज़रात पे होगी, बिल्कुल होगी, मईशत पे होगी। मईशत किस तरह से इस मुल्क को जो है वो उसका बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, इस सारे सिलसिले में बात करते हैं। पहली चीज़ जो मैं आपके में लेके आना चाह रहा हूँ कि पिछले साल और इस साल का तकाबली जायज़ा पेश करना चाहूँगा। पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो अभी सूरत हाल बनी हुई है, पिछले साल जी हमें गैर मुल्की कर्ज़ा क्यों ले रहे हैं, इसके ऊपर देखना पड़ेगा। फिर मैं ज़रात पे भी आता हूँ। इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि हमने कर्ज़ा उतारना है। ठीक है जी, ये बात भी सही है कि कर्ज़ा हमने इतना ले लिया है कि वो कर्ज़ा दर कर्ज़ा ना सिर्फ कि इंटरनेशनल जो हमें अब कोई दे नहीं रहा, लेकिन हमने अंदरूनी जो बैंकों के हालात हैं उनको भी देख नहीं छोड़ा, और हमने अपना सूद का जो निज़ाम है वो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया हुआ है। रिबा जो इस्लाम में मना है, उसमें हम अब 20% से ज़्यादा जो है वो देने की तैयारी कर रहे हैं। 20% तक तो हम पहुंच गए हैं सूद के ऊपर, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये 1% और मज़ीद बढ़ाने जा रहे हैं, जिससे कि मज़ीद जो है वो हालात ख़राब होंगे। लेकिन ये ऐसा होता क्यों है, क्यों हो रहा है? मैं छोटा सा एक आपके सामने तकाबली जायज़ा मैंने कहा जैसे आपके सामने रखूँगा, और आपको समझने का एक मौका दूंगा कि क्या इसके साथ चल रहा है। पिछले देखें 3 तरीके हैं जिससे कि मुल्क में जो ज़र मुबादला है उसके ज़खायर जो हैं वो उस पर असरअंदाज होते हैं। नंबर 1 तरीका तो ये है जी कि जो हमारा 75 साल से ये तरीका चल रहा है कि कर्ज़ा ले जाओ और कर्ज़ा लेके खाई जाओ और उड़ाई जाओ और चलता रहे सिलसिला। दूसरा तरीका जो मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने का है वो ये होता है कि इंटरनेशनल रेमिटेंसेस जिसे कहते हैं, यानी कि जो तरसीलात आ रही हैं उन पाकिस्तानियों की जो कि मुल्क से बाहर हैं, और वो अपना खून पसीना एक करके जो अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे जो पैसा भेजते हैं, वो थ्रू प्रॉपर चैनल अगर आता है तो वो मुल्क में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है डॉलर से रुपए में, या जो भी करेंसी है उससे रुपए में करते हैं। उससे हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बढ़ते हैं। एक तरीका तो ये है। और तीसरा तरीका है यहाँ से एक्सपोर्ट का, यानी कि यहाँ की मुकामी जो मसनूआत हैं वो अगर हम मुल्क से बाहर भेजते हैं और उससे जो हम पैसे कमाते हैं, अमूमन ये डॉलर में होती हैं इनकी प्राइसेस, या पाउंड में होती हैं, या यूरो में होती हैं। इन्हीं डॉलर को ज़्यादा उसका अमल दखल है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे कि मुल्क के जो ज़रा मुबादला के ज़खायर हैं उनमें इजाफ़ा होता है और हम उसको देख रहे होते हैं। अच्छा, पहला तरीका तो हमारा आजमूदा है जी, हम तो उसके बगैर सांस भी नहीं ले सकते, तो वो तो हम कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरे 2 तरीके हैं उसमें इस साल क्या मसला मसाइल आ रहा है वो मैं आपको ज़रा क्लियर करता हूँ। हमने टारगेट इन्होंने बजट रखा था इस हुकूमत ने कि ये, मैं वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, कि ये 31 अरब डॉलर की जो है ये करेंगे जो बरामदात हैं, बरामदात जो हैं वो 31 अरब डॉलर की मुल्क से बाहर ये लेके जाएंगे, और इनका टारगेट उन्होंने सेट किया हुआ था। अब उसी को देखते हुए हम ये देख रहे हैं कि 31 अरब डॉलर तो नहीं, ये कम से कम ये कुछ 27-28 बिलियन डॉलर के ऊपर आ गए हैं, और यहाँ से हमें मार पड़ेगी कुछ 3-4 अरब डॉलर की। क्यों? क्योंकि वो आपने जो टारगेट रखा था उसमें आप पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आपको ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो उस पर असरात आएंगे, और आगे मज़ीद जो है वो बेहतरी उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि हम ये हालात साजगार नहीं करेंगे। हमारी अपनी जो मसनूआत बनाने की जो इस टाइम कॉस्ट है वो अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो यकीनन ये फिर हम
उस बेहतर दामों हम इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर सकते, यानी कि मुकाबला नहीं कर सकते उसमें। टेक्सटाइल एक मेजर शोबा है, टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा असरअंदाज हुआ है। मैं लाखों या हज़ारों की बात नहीं कर रहा, इसमें मिलियंस ऑफ जो वर्कर्स थे जो कि लेबर थी फैसलाबाद में, कराची में, लाहौर में, सियालकोट में, इन तमाम लोगों से वाबस्ता, वो अपना कारोबार जो है उन्होंने छोड़ दिया है या उन्हें निकाल दिया गया है। तो बहुत सारे जो हैं वो गुर्बत और बेरोज़गारी की बढ़ने की वजह ये भी है कि वो नहीं compete कर पा रहे और मसनूआत नहीं भेज पा रहे। तो पहला मैंने कहा ये मैं आपको समझा दूँ कि 4 अरब की डॉलर्स की तो यहाँ से मार आपको पड़ गई। दूसरे नंबर पे आते हैं जो तरसीलात हैं, यानी कि ज़ेर मुबादला की वो तरसीलात जो कि हमारे जो पाकिस्तान से बाहर हमारे जो पाकिस्तानी हैं जो अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को वहाँ से ज़ेर मुबादला के ज़खायर भेजते हैं, उससे जो है ताकि उनका भी जो बसर-औक़ात उनकी ज़रूरियात पूरी हो सकें। इसके साथ साथ हमारे मुल्क को भी अंदर ये होता है कि ज़खायर जो उनसे हैं वो बढ़ते हैं। इस दफ़ा ये हुआ है कि क्योंकि ये डॉलर का जो रेट है जो कि बाज़ार में या ओपन मार्केट में जो रेट है और जो बैंक का रेट है उसमें 15 से 20 रुपये का फ़र्क है, और उस वजह से हुंडी या हवाला जिसे कहते हैं, यानी कि ये खुलेआम बग़ैर किसी लीगल चैनल के जो मुल्क में भेजे जा रहे हैं पैसे, उस वजह से क्या हुआ है कि हमारी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ज़ेर मुबादला की से रिलेटेड वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही। इसको देखते हुए ये अमल ज़रूरी है कि हम यहाँ से हमें कोई तकरीबन 8 अरब डॉलर का जो है वो फ़र्क आ रहा है, यानी कि 4 अरब डॉलर वहाँ पे हो गए और 8 अरब डॉलर हमारे यहाँ पे कम हो गए हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस है पिछले कुछ 7-8 महीने से कि ज़ेर मुबादला के ज़खायर जो 2022 के इन महीनों में थे वो अब नहीं है। यानी कि जो फरवरी ख़त्म हुआ है तो फरवरी 2022 में जितना पैसा आ रहा था उससे कम पैसा, 1 अरब 1.5 अरब डॉलर कम पैसा आया है 2023 के अंदर। यानी कि इसका मतलब है कि मैं एवरेज निकालूं तो तकरीबन 8-9 अरब डॉलर ये भी कम हो गए। अच्छा, इसके साथ साथ ये कहते हैं जी कि यानी कि टोटल कोई 12-13 अरब डॉलर का ये फ़र्क पड़ जाएगा। 12-13 अरब डॉलर हमने कैसे करना है पूरा, ये एक सीरियस सवाल है। इसमें उन्होंने ये किया है कि अभी जो अगर बरामदात कम हुई तो उन्होंने दरामदात भी कहा जी हमने कम कर दिया, तो हमने ये करंट अकाउंट डेफिसिट जिसे ये कहते हैं उसमें ये कहा कि हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर चलें आपने वो कहा 3-4 अरब डॉलर आपने वहाँ से पूरा कर लिया, लेकिन फिर भी आपको 7-8 अरब डॉलर की कमी का सामना है इन पॉलिसीज़ की वजह से, जिस वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। और इसका असर जो है ये उसे हम कहते हैं अंग्रेजी में ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये होता है कि ये ऊपर से शुरू होता है और नीचे आता है गरीब किसान तक, गरीब इस शहरी तक, जिसने कि ये जिसकी ना पॉलिसी में कोई उसका रोल है ना ही उसका कोई एक्शन में रोल है, लेकिन वो भुगतने के लिए तैयार है। तो इस चीज़ को देखते हुए में ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी था कि हमें कितने बड़े चैलेंज का सामना है। इसके साथ साथ हमने हर साल और 2026 तक एक पहाड़ जैसे जो कर्ज़े लिए हुए हैं उनका ना सिर्फ कर्ज़ उतारना है बल्कि उनका सूद भी उतारना है। तो वो हम कहाँ से देंगे, ये एक बहुत बड़ा अभी चैलेंज है। और जो भी हुकूमत है मौजूदा या इलेक्शन में के बाद आती है या केयर टेकर हो, उसके लिए ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको कि वो देखना पड़ेगा। अभी मौजूदा सूरत हाल में क्या हुआ है कि IMF ने इनको कर्जा देने के लिए अभी ये कहते हैं जी नाक की लकीरें हमारी निकलवा दी, और फिर भी अभी तक IMF राज़ी नहीं हुआ। क्यों नहीं राज़ी हुआ? क्योंकि जो भी कर्जा देता है उसको ये देखना पड़ता है कि जी मुझे कर्जा वापस कैसे मिलेगा, क्या इनकी अपनी ये गुंजाइश है। और इसी से ही मुल्क की इकॉनमी देखें बिल्कुल डेड स्लो हो गई है। डेड स्लो का मकसद क्या है कि अगर हमने देखा जैसे ये जो कल रात को तोशा खाना का एक जो सिलसिला जिसके मतलब कुछ तफसीलात आई हैं, मुकम्मल नहीं आई, मैं यहाँ आपको बता दूँ ये तफसीलात मुकम्मल नहीं हैं, इसमें अभी मज़ीद राज छुपे हुए हैं। लेकिन अगर आप वो देखें तो मैं तो इसको वो देख के वो प्रोग्राम आता है जिसका नाम होता है जीतो पाकिस्तान, के पाकिस्तान को जीतो और ले जाओ जो कुछ मिल रहा है। ठीक है, एक बंदर बांट है, एक लूट सेल है जिसमें कि घड़ियाँ
हत्ता के खजूरें, आप कोई चीज़ ले लें जो कि मतलब जायनमाज से लेके और टोपियों तक और पता नहीं क्या क्या इन्होंने जो सा है वो नहीं छोड़ा। बेडशीट जो सी है, 2 बेडशीट भी कोई ले गया, मतलब आप हद हो गई है कि किसी एक साहब ने जो है वो ट्रैक्टर और गाय भी लेके गए हैं। मैं उन ज़रात के चैम्पियन को मतलब वैसे कहना चाहिए जिसने कम से कम चले किसान को तो याद रखा कि यार मैं किसान भी हूँ, चलो मुझे ट्रैक्टर दे दो और साथ गाय और उसके साथ बछड़ा भी है, ठीक है। तो मतलब ये एक जीतो पाकिस्तान वाली कहानी थी कि पाकिस्तान को जो है ना लूट से लगी हुई है और उसको तमाम जो लोग हैं वो लेके जा रहे हैं। लेकिन अब वो मकाम आ गया जिसे कहते हैं ना कि अब आप मज़ीद कमर पे नहीं डाल सकते कि अब फ्रैक्चर हो जाएगी कमर गरीब की। तो ये पॉइंट मैंने कहा कि आज हम इस पे बात करें। क्यों? क्योंकि अभी फिर दोबारा बिजली के जो रेट हैं वो फिर बढ़ गए हैं। वो चाहे कोई मुल्क में रहता हो, बिजली का कनेक्शन हो, वो उसके पास अब हल नहीं है कि वो बिल जमा करवाएगा और वो फिर उसके बाद चाहे वो ज़रात से मुंसलिक हो या आम घर में हो, हत्ता कि मस्जिद में भी हो, तो वहाँ पे भी आपको बिजली के बिल पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो है वो सख्त नहीं है कि आप अपने पे बैक कर सकें। तो ये सिलसिला मैंने कहा आपके साथ जो है वो आज डिस्कस किया जाए कि असल में सूरत हाल है क्या। मकसद ये था कि लोन जो लेना और कर्ज़ों के ऊपर अब मज़ीद मुल्क नहीं चल सकता। अब हमें ये एक जहाँ मसले आते हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलती हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी हम हमेशा बात करते हैं कि अब हमारा जो आने वाले दिनों में जैसे हमारे चावल की फसल है, अब चावल की फसल अगर हमने करनी है, जैसे उसका रेट है, या अभी कपास का आज रेट निकला है 8,500 रुपये। 8,500 रुपये मेरा ख्याल में पिछले साल को देखते हुए जितनी महंगाई हुई है और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कम से कम अगर पिछले साल 6,000 था तो इसको 6,000 नहीं बल्कि इस दफ़ा कम से कम 11,000 के ऊपर होना चाहिए था। लेकिन नहीं, क्योंकि आप कोई भी चीज़ देख लें, तकाबली जायज़ा उनका देख लें कि इनपुट कॉस्ट क्या होगी। सीड आपके पास है नहीं, जो सीड पिछले साल 400 रुपये का मिल रहा था इस साल वो 700 या से लेकर 1100 रुपये में मिल रहा है। जो 1,000 रुपये का था वो इस साल 2,500 रुपये का मिल रहा है। तो ये कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन की कॉस्ट कितनी हो गई है। पेस्टिसाइड की कॉस्ट यूँ बदल रही है जो जो ज़ाहिर है डॉलर की वैल्यू ऊपर जा रही है, क्योंकि एक चीज़ भी हमारी अपनी नहीं है पेस्टिसाइड की। बीज हम जो करते हैं, बीज के अंदर उसकी जर्मिनेशन रेट, प्योरिटी रेट के बड़े मसले मसाइल हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस बात की हमें अक्कासी कर रही हैं कि हमारी जो कॉटन के अंदर बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और एक मौका भी मिल रहा है। ये मौका हम सब के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम यहाँ पे बेहतर सब्जियाँ, बेहतर कॉटन, बेहतर जो गन्ना है, बेहतर चलें मकई जो है वो आपके लिए बड़ी लुक्रेटिव है। इसी तरह से अभी जो बाकी जो चीज़ें हैं जो कि हम बरामदात में जा सकते हैं या हम जिन्हें दरामद कर रहे हैं उनको कम कर सकें। तो ये अभी आने वाले दिनों के अंदर जो सिचुएशन बनती जा रही है इसमें अब हमारे लिए ये ज़रूरी हो गया है कि हम अपना अच्छा सीड खुद लेके आएँ। अभी क्या हो रहा है, अभी चावल का सीज़न आ रहा है। चावल के सीज़न में अब आप देखें कि बहुत सारी वैरायटीज़ ऐसी हैं जैसे यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रही हैं। हाइब्रिड राइस यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा हमें 2 फसलें भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है कि हम अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, यानी कि ऐसी क्योंकि ये सारा एक्सपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट से रेवेन्यू के साथ साथ ज़र मुबादला भी आता है, तो हमें ऐसी कैपेसिटी बढ़ा देनी चाहिए। ये मॉडल्स हमें अब अपने पास लेके आने चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आपके पास कोई गलती की गुंजाइश बची ही नहीं है। अगर आपने, वो पहले कहते थे ना, एक आदमी कमाता है और 6 खाते हैं, अब एक आदमी कमाता खाली एक रोज़गार नहीं है। अब ख़वातीन भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ख़वातीन भी जो है अपना वो रोल प्ले कर रही हैं। उनको भी ज़राअत से जो वाबस्ता है हम उनको खूब जानते हैं, लेकिन शहरों में भी जो ख़वातीन हैं उनको काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब गुजारा नहीं है। अब एक से ज़ायद अफराद एक कुंबे के जो हैं वो काम करेंगे और वो भी 2-2 काम करें या मल्टीपल जॉब्स करें, तब जाके जो है वो एक घर जो है पूरा हो रहा है। 50,000 जिसकी तनख्वाह है वो बिजली का बिल देगा, बच्चों की स्कूल की फ़ीस देगा, या सुई गैस का बिल देगा, या पेट्रोल की पूरी करेगा, या बच्चों को यूनिफॉर्म और किताबें देगा, या उन्हें अच्छा खाना देगा।
इसमें बिल्कुल आप देखें कि कोई अब आपके पास सिलसिला ही नहीं बचा कि अब आप कोई चीज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ मज़ीद जो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो कि अभी सामने आ रही है, मेरे ख्याल से अब वक्त दूर नहीं है कि अब हमें, पहले तो होता था जिसे हम कहते हैं शहरों की तरफ रुख करना, अर्बनाइजेशन। अब मेरे ख्याल से, और ये ट्रेंड अच्छा है, लोग अब ये दौर वापस आ रहा है जिसमें कि जो देहात की तरफ लोग शायद जाना शुरू हो जाएं। क्यों? क्योंकि फूड सिक्योरिटी जिसे कहते हैं कि अपना जो आपका खाना है वो, या पेट का पालना, वो ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। उस लिहाज से अब लोग जो हैं वो, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि शहरों में आईटी, टेक्नोलॉजी, इस तरह की जॉब्स कर रहे हैं और हमसे मांगते हैं, ये कंसल्टेंसी मांगते हैं, हमें कहते हैं आप हमें मशावरत करें हमारी, कि हमारी ज़मीन वहाँ पड़ी है, हम ज़मीन लेना चाहते हैं और ज़मीन के साथ जो है ना वो अपनी चीज़ें उगाना भी चाहते हैं और बेहतर तरीके से, जैसे दुनिया में हो रहा है उस तरह उगाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत मुझे खुशी होती है कि ये बात बताते हुए कि अब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कि ये लास्ट चांसेस में से है जिसमें कि हम कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे कि ऐसे मुश्किल हालात भी हैं लेकिन वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ तो मौसम इतने हैं, हमारे यहाँ पानी है जो कि कम होता जा रहा है, लेकिन आबो हवा ऐसी है अभी भी जो इस काबिल है कि हम ठीक तरीके से अपनी ज़राअत को, या जो ज़रई शोबा है या ज़रई जो पेशा है उससे अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। तो ये एक बड़ा गोल्डन चांस हमारे पास आया है और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ को बताते हुए आपको कि हमने बहुत सारे जो किसान दोस्त लोग हैं, या किसान हैं, या किसान या ज़राअत करना चाहते हैं, उनको हम अपनी प्लेटफॉर्म से, जो किसान मददगार है, किसान दुकान है, इसके साथ साथ किसान कारोबार है, इससे हम कॉन्केव एग्री के तीनों बड़े एक्टिव शोबे हैं, इनसे हम उनकी मदद कर रहे हैं। मदद कैसे करते हैं? मदद मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, हम उनके साथ शाना बशाना चल के बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बेहतर है कि उनको हम मशवरा भी देते हैं, उनको साथ साथ कोई मसले मसाइल आएँ उसकी जो हल हैं वो भी तजवीज़ करते हैं, और इसके साथ साथ उनकी मदद करते हैं इन सेंस कि जो क्या उस चीज़ को उगाया जा सकता है, या कौन सा ख़र्चा तो आपको उतना ही होना है। ठीक है, ये मिसाल इस तरह से है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप चाहे घर झोंपड़ी किसी गुंजान या बहुत ही हटके जो जगह होती है जिसे हम कहते हैं कि जहाँ पे गंदगी हो, जहाँ पे कि मुश्किल हो रहना, और एक आपके पास जगह ऐसी हो जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा बेहतर लोकेशन के ऊपर है उस तरह से, लेकिन अगर आप बनाने जाएंगे तो दोनों पे खर्चा एक जैसे होगा। सीमेंट की बोरी वहाँ भी उतनी की आनी है जितनी के एक अच्छी जगह पे है, रेत भी उतनी की आनी है, बजरी भी उतनी की आनी है, सरिया भी उतने का आना है। तो मैं कहता हूँ इसी तरह से ही आपकी जो ज़मीन की तैयारी की है कॉस्ट, वो भी उतनी होनी है। ठीक है, जो ट्रैक्टर चलाने की कॉस्ट वो भी उतनी आनी है। ठीक है, बीज अगर आप अच्छा लगाते हैं वो कैसे करना है, लेकिन अब फैसला ये करना है कि हमने इसको अपने लिए, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, इसके साथ साथ दूसरे लोगों की और दूसरे मुल्कों की ज़रूरत पूरी करने के लिए कैसे करना है, ये हम चाहते हैं कि आपके साथ मिल के इस मुमकिन हल की तरफ जाया जा सके और पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को खुशहाली की तरफ लेके जाया जा सके। तो इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में जो हमारी पते की बात है वो भी हम इसी तरीके से करें कि हम उन इकसाम को लेके आएँ ज़राअत या जो फसलें हैं जो कि लॉन्ग टर्म हों। ठीक है, इस सिलसिले में हम काफ़ी, हमारा एक पूरा रिसर्च का इदारा है जो कि हम ये कह रहे हैं कि आबो हवा के मुतालिक कॉटन है, तो साहिली पट्टी के ऊपर किस किस्म की कॉटन की वैरायटी अच्छी लग सकती है, किस जगह के ऊपर जो है वो सब्जियां बड़ी अच्छी काश्त हो सकती हैं, किस जगह के ऊपर जो है वो बागात अच्छे लगाए जा सकते हैं ताकि उनका ख़र्चा भी कम हो, इसके साथ साथ खाद की ज़रूरत भी कम हो। उसे कहते हैं रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर, यानी कि कुदरत ने जो आपको चीज़ें दी हैं आप उनको इस्तेमाल करके मल्चिंग करें, प्रूनिंग कैसे की जाती है, फल कैसे किया जा सकता है, क्या ज्योमेट्री होनी चाहिए जिसके के ऊपर आप अपनी फसल को उगाएं, इसके साथ साथ उसकी बेहतर मैनेजमेंट और उसका जो फल लेना है, और फल को क्या ऑफ सीज़न
के अंदर बेहतर रेट होते हैं, उसमें क्या चीज़ की जा सकती है। तो ये तमाम जो सूरत हाल है इसको देखने के लिए, इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि आपके लाइफ स्टॉक जो है उसकी मतलब भी आपको मसाइल का हल जो है वो तजवीज़ करें, और इसमें बीमारियां भी हैं प्लस अच्छा दूध या बेहतर या उसकी दूध की जो है वो प्रोडक्शन कैसे की जा सकती है, पैदावार कैसे बेहतर की जा सकती है, उस पे ऊपर आपको बताएं। इसके साथ साथ जो लोग गोश्त से मुंसलिक हैं उनको गोश्त के ऊपर हम दे रहे हैं अपनी तजावीज़ कि गोश्त को कैसे बढ़ाएं। 90 दिन का जानवर है तो उसको गोश्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये तमाम जो है सिलसिला, ये हम इसके ऊपर अब काम कर रहे हैं और आपकी मदद और आपका ताउन बिल्कुल दरकार है ताकि हम अपने इस प्लेटफॉर्म को कामयाब भी करें और सुरखरू भी हों आने वाली नस्लों के लिए, ताकि वो कम से कम ये ना कहें कि हमारे लिए पिछली नस्लों ने हमारी खुराक का बंदोबस्त नहीं किया। तो ये चैलेंज अब हम सब के लिए है। हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाना है, चावल को, मकई को, कॉटन को अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है, इसके साथ साथ फलों सब्जियों और बेहतर जो खुराक है उसकी तरफ लेके आना है। तो इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।